हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप। स्टार्ट करते हैं बहुत दिनों बाद क्लास 12th बायोलॉजी के यूनिट फर्स्ट का लास्ट लेक्चर। उसके पहले हमने 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं और ये जो पूरी यूनिट है ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, जनन से रिलेटेड है ना। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, है ना। ऐसी बहुत सारी विधियां हमने पढ़ी हैं और इसमें हमने कई सारे एग्जाम्पल पर डिस्कस करी है ना। मानव जनन के बारे में पढ़ा है। तो ये जो लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, ये है रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन हेल्थ से रिलेटेड। ऐसी कोई बीमारियां जो जनन अंगों से रिलेटेड हो या सेक्सुअल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड हो, तो वो कौन कौन सी डिजीज़ हैं, है ना, और कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान विज्ञान ने किया है, साइंस ने किया है, टेक्नोलॉजी की देन है, टेक्नोलॉजी का सही यूज़ किया है ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक चैप्टर, हमारा बहुत ही अच्छा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है ना। अभी हम पढ़ेंगे तो आप खुद इस बात को मानोगे कि वास्तविकता में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान हमारी इस फील्ड में है, क्योंकि उसके पहले कई ऐसी मान्यताएं थी जिनकी वजह से महिलाओं को या पुरुषों को समाज में या सामाजिक तौर पर अपनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती थी, है ना। लेकिन विज्ञान ने इन सब चीज़ों को ठीक किया है ना। किस प्रकार से ठीक किया है, देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तब देश की आज़ादी के समय जनसंख्या 35 करोड़ थी, 350 मिलियन, है ना। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, है ना, कई बार बता चुके हैं। ये बात है, देश आज़ाद हुआ तब 35 करोड़ जनसंख्या थी। उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो 2000 में ये आंकड़ा 100 करोड़ तक पहुंच गया, 2000 में, सन 2000 में, है ना। और 2011 की जनगणना में पता चला कि ये जो आंकड़ा है जनसंख्या का, ये 121 करोड़ हो चुका है और हम विश्व में दूसरे नंबर पर है चीन के बाद। और अभी 2021 में 20 में जो जनगणना होनी थी उसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 130 से 135 करोड़ के बीच में हो जाएगी, इससे ज़्यादा या कम हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी समय पहले भारत सरकार ने परिवार नियोजन करके एक योजना चलाई थी, एक कार्यक्रम चलाया गया था, है ना। हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है, ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ आपकी थ्योरी में है ना। इस चैप्टर की पूरी PDF आपको सेंड कर दी जाएगी, स्टडी करना है, ठीक है। तो ये जो योजना चलाई गई थी परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग के नाम से, है ना। अभी मैं आपको डिटेल्स में इसके बारे में बताऊँगा, अभी हम केवल चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये एक चर्चा का विषय है। तो क्योंकि इतनी जनसंख्या हो गई, अब ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो बहुत सारी समस्या है। पहली समस्या खाद्यान्न की, भाई जो भोजन है वो सीमित है, ज़मीन है वो सीमित है, रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी क्योंकि लोग बहुत सारे रहेंगे, है ना। वो बोलते हैं ना वन पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट, है ना। एक पोस्ट के लिए एक अनार 100 बीमार, है ना। तो कई पोस्ट के लिए फिर क्या होते हैं, झगड़े शुरू हो जाएंगे, मर्डर वर्डर, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, चोरी चपाटी। तो ये सब बेरोजगारी की वजह से होता है और बेरोजगारी तब बढ़ेगी जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने योजनाएं चलाई, उसमें से एक योजना है परिवार नियोजन योजना। उसके अलावा भी बहुत सारी योजना आप थ्योरी में पढ़ोगे। इस योजना के तरफ आपने वो नारा सुना होगा, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। ये सारी चीज़ें, उसके बाद में शादी की एक आयु निर्धारित की गई, है ना। जैसे कि बॉयज़ के लिए क्या होती है 21 ईयर होती हैं और गर्ल्स के लिए 18 ईयर होती है ना। तो सरकार ने कोशिश की है कि हमें किसी ना किसी तरीके से जनसंख्या को कंट्रोल करना है, वरना समस्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। बाल विवाह पर रोक लगाएगी, उसके लिए कानून बनाया गया। उसके बाद में 2 बच्चों के बीच में, मतलब फर्स्ट और सेकंड जो बेबी हैं उसके बीच में 3 साल की गैप करवाई गई। ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। तो आज हम इन्हीं सारी पे डिस्कस करने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक है जो परिवार नियोजन था, जिसके बारे में आपको बताया, इसमें फैमिली प्लानिंग है।
तो हम किस प्रकार से ये तो एक सामाजिक तौर पर हम कोशिश कर रहे थे कि ऐसा हो जाए, है ना, लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ मेडिकल चीज़ें यूज़ की गई, है ना, कुछ तरीके अपनाए गए जिससे क्या हो, बर्थ रेट, जन्म दर में कमी आए, है ना, जन्म दर में कमी आए। तो ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से जन्म दर में कमी जाए, तो उसके लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारी मेडिसिन बनाई है और बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें बनाई हैं जिनका यूज़ करके क्या किया जा सकता है, जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। चलिए तो हम आज उन्हीं पर डिस्कस करते हैं। जनन स्वास्थ्य चैप्टर का नाम है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चैप्टर नंबर 4, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो जनन स्वास्थ्य में जनसंख्या जन्म दर को रोकने के लिए, है ना, जन्म दर को रोकने के लिए कुछ विधियां हैं, जिनमें से पहली जो विधि है वो है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड, प्राकृतिक विधियां, या फिर इनको बोला जाता है नेचुरल मेथड। ये सभी नोट्स आप बनाएं क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है और इसमें से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन भी है जो मैं आपको बता दूंगा, पर मोस्टली ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और लगभग मैं यहाँ पर सभी ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर कर दूंगा, पूरी कोशिश करेंगे। तो नेचुरल कुछ विधियाँ हैं, है ना, जो एक थ्योरेटिकल हैं। ये टॉपिक आपको नोट्स में दे दिया जाएगा, किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हो, नेचुरल जो मेथड है। मैं यहाँ पर ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो टेक्निकल चीज़ें हैं और मोस्टली आपको पढ़ने के बाद समझ में नहीं आएगी। तो इसी में से पहला जो है वो प्राकृतिक विधियाँ हैं। एक नेचुरल मेथड की तरह हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, तो ये आप पढ़ लेना, ये नोट्स से या किसी भी बुक से पढ़ सकते हो। उसके बाद में आती है IUD, है ना, IUD का पूरे नाम फुल फॉर्म बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो IUD का पूरा नाम है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, ठीक है, इसका पूरा नाम है। इसको हिंदी में बोला जाता है अंतः गर्भाशयी युक्ति, है ना, ठीक है, अंतः गर्भाशय युक्ति। अब इसमें क्या होता है ना, ये कौन सी मेथड है, तो इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, तो इस डायग्राम को समझते हैं। IUD वो युक्तियाँ होती हैं जो यूटेरस में लगाई जाती हैं ताकि मैथुन के समय जो शुक्राणु, देखिए बर्थ कंट्रोल हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हमें एक ही चीज़ करनी है किसी भी तरीके से कि जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, उसको अंडाणु से मिलने से रोकना है। तो किसी भी तरीके से इसको रोकना पड़ेगा, है ना। तो रोकने के लिए कुछ नेचुरल मेथड्स हैं, वो आप पढ़ लेना। मैं कुछ टेक्निकल चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो IUD में कॉपर की एक छड़ का यूज़ किया जाता है, कॉपर का, है ना। तो कॉपर क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और कॉपर Cu2+ में कन्वर्ट हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके। ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, ठीक है, जिस भी टीचर आप जिससे भी आप पढ़ते हो, ठीक है, आपको पढ़ाया होगा। नहीं पढ़ाया तो उनको बोल देना कि सर ये कॉपर का ऑक्सीडेशन क्या होता है, थोड़ा बता दीजिए। हमारे बायोलॉजी के टीचर बोल रहे थे ना। तो जो कॉपर की जो रॉड होती है वो यूज़ की जाती है, इसको बोला जाता है कॉपर टी, है ना। अब IUD में ये समझ गए IUD में किसका यूज़ किया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर IUD में यूज़ किया जाता है कॉपर टी का यूज़ किया जाता है। ये सारे एग्जाम्पल है ना, नोट करते रहिए। कॉपर 7 या फिर मल्टीलोड 375। अब ये क्या होती है वो समझिए। यहाँ पर ये जो नेचुरल विधियाँ हैं इसको आप जनरली कैसे भी यूज़ करते हैं, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं और इसमें व्यक्ति की गोपनीयता बढ़ती रहती है। लेकिन IUD जो होती है वो केवल डॉक्टर लगाते हैं ना, डॉक्टर के द्वारा ये ट्रीटमेंट दिया जाता है और डॉक्टर की
निगरानी में है ये जो टेक्नोलॉजी है, जो डिवाइस है, ये यूज़ की जाती है। तो क्या होता है, कोई दंपति चाहता है, कोई माता पिता चाहता है कि बहुत लंबे समय तक हमारे जो संतान है वो उत्पन्न ना हो, तो वो ऐसी टेक्निकल चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो कॉपर टी क्या होती है, टी आकार का एक कॉपर होता है ना, टी आकार का एक कॉपर होता है। वो क्या करते हैं, डॉक्टर इसको यहाँ पर लगा देते हैं, है ना, यूटेरस के माउथ पर, है ना, गर्भाशय के मुंह पर यहाँ पर लगा देते हैं। अब क्या होगा, जब मैथुन होगा तो जो स्पर्म्स हैं वो स्पर्म्स यहाँ ट्रेवल करते हुए इधर आगे की तरफ जाएंगे, है ना। तो ये जो कॉपर हैं, इसमें से जो CuT+ जब रिलीज होगा तो ये जो इन शुक्राणु को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, मतलब इनको आगे जाने ही नहीं देगा। यहाँ पर अंडाणु है ना, ये यहाँ से ओवरी से निकल कर यहाँ तक आया है, और ये जो शुक्राणु यहाँ तक जा रहे हैं, अगर ये दोनों आपस में मिले तो क्या होगा, निषेचन होगा। तो निषेचन रोकने के लिए यहाँ पर कॉपर टी लगाई जाती है। ये क्या लगा रखी है, कॉपर टी, है ना, कॉपर टी लगा रखी है। तो कॉपर टी लगाने से क्या होगा, इनको तांबा मोचक बोला जाता है हिंदी में, है ना, तांबा मोचक, तांबा मोचक, है ना, ये शब्द भी आप नोट कर लेना, तांबा मोचक भी कहा जाता है। इंट्रायूटेरिन डिवाइस में तांबा मोचक का यूज़ किया जाता है। और तांबा मोचक कॉपर टी, कॉपर 7 या मल्टीलोड 375, ये इनके एग्जाम्पल, इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉपर टी लगाने से जो शुक्राणु हैं वो जब अंडाणु की तरफ ट्रेवल करेंगे तो जो Cu2+ ये रिलीज होगा और क्या करते हैं, शुक्राणु को निष्क्रिय कर देगा, है ना, इनको खत्म कर देगा। तो ये था पहला एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरी प्रकार की एक IUD है जिसको हार्मोन रिलीज IUD बोला जाता है, ये पहला टाइप सा है ना इसका, ठीक है। IUD का फर्स्ट टाइप, IUD में भी ये फर्स्ट टाइप था। इसके सेकेंड टाइप्स की बात करते हैं हम। सेकेंड इसी का टाइप है और उसको बोला जाता है हार्मोन रिलीजिंग IUD, है ना, हार्मोन्स रिलीजिंग IUD। इसमें क्या होता है, ये जो डिवाइस हैं या फिर ये गोलियों के फॉर्म में हो सकती है ना, ओरल तरीके से दी जा सकती हैं। तो ये क्या करती है, इन प्लांटेशन को रोकती है ना। इनका कार्य क्या है, उनका कार्य क्या था, शुक्राणु को नष्ट करती है ना। इनका कार्य क्या था, किसका, IUD का। तो ये क्या करती हैं, शुक्राणु को रोकती हैं, है ना, या नष्ट करती हैं, शुक्राणु को रोकती हैं या नष्ट करती हैं, ऐसा कार्य करके लिख लेना। ये क्या करती हैं कि अंतररोपण को रोकती हैं। अंतररोपण क्या होता है, जब निषेचन हो जाता है, निषेचन होने के बाद में 8 से 32 कोशिकी या 64 कोशिकी भ्रूण बन जाता है, तब वो क्या करता है, गर्भाशय की दीवार पे आके चिपक जाता है और फिर क्या करता है, आगे उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये जो हार्मोन्स रिलीजिंग IUD हैं जो लगाई जाती हैं, वो इम्प्लांटेशन को रोकता है, इम्प्लांटेशन को रोकता है। इम्प्लांटेशन को कैसे रोकेगा भाई, ये जो गर्भाशय की दीवार है, ये जो वहाँ से जब भ्रूण आएगा इसको यहाँ पे टिकने ही नहीं देगा, है ना, टिकने ही नहीं देगा। टिक नहीं देगा तो प्रेगनेंसी होगी ही सही, है ना, प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। तो ये इम्प्लांटेशन को रोकता है, अंतररोपण को रोकता है। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, किन किन का यूज़ किया जाता है, तो प्रोजे सर्ट करके, प्रोजे स्टार्ट सर्ट, एक तो इसका यूज़ किया जाता है, और एक LNG20। ये एग्जाम्पल आपको बहुत याद रखना है, इनके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, है ना। तो हार्मोन्स रिलीजिंग में किसका, प्रोजे स्टार सर्ट और LNG20, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है किसमें, हार्मोन्स रिलीजिंग IUD में। क्लियर, ठीक है। ये तो 2 तरीके हो गए, ठीक है, हम टेक्नोलॉजी की तरह ऐसा कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो सर्जिकल है, ऑपरेशन का है, ठीक है। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। क्लियर है। तीसरा जो तरीका है
निषेचन को रोकने का, वो है शल्य क्रिया विधि। नंबर 3 शल्य क्रिया विधि या विधियां। तो सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड्स है ना। सर्जिकल मेथड क्या होती है, इसको हिंदी में बंध्यकरण भी कहते हैं। बंध्यकरण, बंध्यकरण है ना, बंध्यकरण। और सिंपल भाषा में इसको और बोले तो इसको नसबंदी कहते हैं, है ना। अब इसमें होता क्या है कि ये पुरुष और महिला दोनों में हो सकती है, मेल में भी हो सकती है, नर में भी, और मादा में भी हो सकती है, फीमेल में भी। ठीक है, ये किस प्रकार से होती है, उनको क्या बोला जाता है। तो देखिए, जो पुरुष हैं, पुरुष का जो वृषण है ना, वृषण इस टाइप का होता है, और ये क्या होती है, शुक्र वाहिनियों से जुड़ा होता है। ये क्या है यहाँ पर, शुक्र वाहिनी, ये शुक्र वाहिनी। तो इसमें क्या होता है कि ये शुक्र वाहिनी को ऑपरेशन के द्वारा काट दिया जाता है, और काट के क्या कर दिया जाता है, इनको बांध दिया जाता है ना। इनके डायग्राम आपको मिल जाएंगे नोट्स में। तो शुक्र वाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है। अब जो शुक्राणु हैं वो इस वृषण से इधर आ नहीं पाएंगे, है ना। तो मैथुन के समय क्या होगा, शुक्राणु रिलीज ही नहीं होंगे। शुक्राणु रिलीज नहीं होगा तो निषेचन भी नहीं होगा। तो ये होती है पुरुषों में नसबंदी, और इसको बोला जाता है वेसेक्टोमी, है ना। ये याद रखें, क्या बोला जाता है, वेसेक्टोमी, है ना। शुक्र, इसको हिंदी में बोला जाता है शुक्र वाहिनी या शुक्र वाहिका, वाहिका उच्छेदन, शुद्ध हिंदी में इसका नाम है, पर इंग्लिश में ही उसको पूछा जाता है, पर फिर भी आप हिंदी में याद रखें, वेसेक्टोमी बोला जाता है इसको, है ना। नर में शुक्र वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु का जो संचार है वो रुक जाता है, और इस क्रिया को बोला जाता है वेसेक्टोमी, शुक्र वाहिका उच्छेदन। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये डायग्राम आप यहाँ बना लेना इसी के नीचे, ठीक है, ये वाला डायग्राम क्लियर है। चलिए दूसरा समझते हैं। यदि यही क्रिया फीमेल में की जाए तो फीमेल में क्या करेंगे हम। फीमेल में जो हमारी फेलोपियन नलिका है इसको काट दिया जाता है दोनों तरफ से, है ना। ऑपरेशन में दोनों तरफ से काट दिया जाता है, और काटने के बाद इसको बांध दिया जाता है। ठीक है ना। जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब जो है उसको क्या करेंगे अपन, डिंब वाहिनी बोला जाता है, इसको काट कर बांध दिया जाता है। ठीक है, और ये किस में होता है, मादा में होता है। और इस क्रिया को बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी, है ना। ये याद रखें, है ना। महिलाओं में क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी होती है, पुरुषों में क्या होती है, वेसेक्टोमी होती है। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी या वेसेक्टोमी। हिंदी में इसको बोला जाता है डिंब वाहिनी उच्छेदन, डिंब वाहिनी उच्छेदन। ठीक है, इस क्रिया में क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें जो फेलोपियन नलिका होती है ना, फेलोपियन नलिका होती है, उसको काट कर बांध दिया जाता है जिससे निषेचन नहीं हो पाए। और पुरुषों में अगर यही प्रोसेस होगी तो उसमें क्या होगा, शुक्र वाहिका को काट कर बांध दिया जाता है जिससे शुक्राणु रिलीज ही नहीं होंगे। तो ये एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है, ठीक है, निषेचन को रोकने का। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे जिनकी वजह से जन्म दर को कम किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, एमटीपी पर, मेडिकल टर्मिनेशंस प्रेगनेंसी।
MTP, ठीक है। संगर्भता का चिकित्सीय समापन, हिंदी में इसको बोला जाता, चलो इंग्लिश नाम लिख दूं मैं पहले इसका, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, संगर्भता का चिकित्सीय समापन, का चिकित्सीय समापन। समझते हैं इसको क्या है ये। इसको हम अगर शुद्ध तरीके से बात करें या फिर आपको जो शब्द पता है, इसको बोला जाता है गर्भपात, है ना, ठीक है। एबॉर्शन, ये शब्द आपने सुना होगा एबॉर्शन का। तो ये क्या होता है कि निषेचन हो गया, ठीक है। निषेचन होने के बाद कुछ दंपति चाहते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, है ना, तो उसके लिए कुछ टेबलेट्स यूज़ की जाती हैं, कुछ गोलियां यूज़ की जाती हैं। लेकिन अगर ज़्यादा समय हो जाता है तो ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उसको अबॉर्शन कराया जाता है, लेकिन ये सब डॉक्टर ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नियम है कि जो फर्टिलाइजेशन निषेचन होने के बाद, है ना, ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि एमटीपी कितने समय के बाद कराई जा सकती है। तो एमटीपी क्या होती है, 12, है ना, एमटीपी जो है 12 सप्ताह के बीच में हो जानी चाहिए। 12 सप्ताह के बाद एमटीपी अगर डॉक्टर है वो नहीं करेगा, है ना, क्योंकि उसके बाद में क्या जो शिशु होता है वो बड़ा हो जाता है। और एमटीपी में होता क्या है कि जो शिशु को है ना, इसमें माता को बहुत तकलीफ होती है, तो जो शिशु है उसको वैक्यूम ट्यूब के द्वारा, जो शिशु बन गया है उसको एक वैक्यूम ट्यूब के द्वारा, ये शिशु यहाँ पर बन चुका है, उसको वैक्यूम ट्यूब के द्वारा खींचकर बाहर निकाला जाता है, जो एक दर्दनाक घटना है, ठीक है। संगर्भता का चिकित्सीय समापन, है ना, चिकित्सीय समापन, मेडिकल रूप से उसको किस प्रकार समाप्त हम कर सकते हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है अबॉर्शन। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये 12 वीक के पहले होती हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एमटीपी का समय कैसा क्या होना चाहिए, तो 12 सप्ताह के पहले होता है, ठीक है, निषेचन के बाद में, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया जो जन्म दर किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, या अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके लिए क्या क्या उपाय हैं, किस तरीके से मेडिकल तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आईयूडी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, बंधिता की तरफ, इनफर्टिलिटी की तरफ, ठीक है। और अब है हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक बंध्यता, इनफर्टिलिटी, ये क्या होती है समझ लीजिए। देखिए, ये हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कमज़ोरी थी महिलाओं के लिए कि यदि अगर वो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है तो उसको बांझ बोला जाता था, और समाज में कई जगह उसका तिरस्कार किया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कुछ कमियां होती है शरीर में जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो मेडिकल साइंस ने इन कमियों को ढूंढा और उन सभी कारणों का पता लगाया कि ऐसा क्यों होता है। तो ये ज़रूर नहीं कि ये महिलाओं में ही कुछ कमियां हैं, ये पुरुष में भी कमियां हो सकती हैं, है ना। तो आइए हम चर्चा करते हैं उन सभी बातों के ऊपर। तो बंध्यता का मतलब होता है बांझपन, ठीक है, इनफर्टिलिटी इसको बोला जाता है। तो इन सभी कमियों को दूर करने के लिए कुछ साइंस ने कुछ टेक्नोलॉजी बनाई है ना, कुछ तरीके। तो इसमें से पहला जो सबसे प्रसिद्ध है ना, जो सबसे पॉपुलर है वो है परखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी। और ये जितने भी पॉइंट है सब इंपॉर्टेंट है ना, सभी आपको अच्छी तरीके से नोट करना है, इनके शॉर्ट फॉर्म, इनके फुल फॉर्म भी, ठीक है। तो परखनली शिशु में क्या होता है कि ऐसी महिला जिनके यूटेरस में कोई प्रॉब्लम होती है ना, यूटेरस में कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से शिशु बन नहीं पाता है ना, या फिर निषेचन नहीं हो पाता है, तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या किया जाता है कि जो पुरुष है, उसका जो हस्बैंड है, उसका जो पति है, उसका शुक्राणु लिया जाता है, ठीक है। और जो मादा है, जो स्त्री है, उसका अंडाणु लिया जाता है ना, इंजेक्शन के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा यहाँ से एक अंडाणु निकाला जाता है और उसी के पति का शुक्राणु लिया जाता है और लेब में उनमें निषेचन किया जाता है। लेब के अंदर निषेचन किया जाता है एक ट्यूब के अंदर, है ना। ऐसा ही पूरा सेम टू सेम वातावरण बनाकर उसको एक ट्यूब में क्या हो जाता है, ये जो शुक्राणु है, जो अंडाणु है,
उनका क्या कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है लैब में, है ना, लैब में कराया जाता है, शरीर के बाहर कराया जाता है निषेचन। और निषेचन के बाद में उसकी ग्रोथ होती है ना। ग्रोथ होने के बाद में जब वो 8 से लाकर 64 तक का भ्रूण बन जाता है ना, किस प्रकार से विभाजन होते हैं, यहाँ निषेचन होता है, निषेचन के बाद में फिर क्या होता है, इसमें ब्लास्टोमियर में विभाजन होता है, विभाजन होते होते ये 8 से क्या बनते हैं, 64 बनते हैं, और फिर इम्प्लांटेशन होता है। ये सभी आपने पढ़ रखा है। तो जब ये 8 से 64 के बीच में कभी भी इसको क्या कराया जाता है, माता के गर्भाशय में क्या हो जाता है, इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, और फिर यहाँ पर वो जो बेबी है उसकी वृद्धि, जो भ्रूण है उसकी वृद्धि शुरू हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेस्ट ट्यूब बेबी, परख नली शिशु। क्लियर है? ठीक है, निषेचन कहाँ किया जाता है, शरीर के बाहर कराया जाता है। चलिए इससे आगे और समझते हैं। अब ये जो हम यहाँ पर 64 से 8 से लाकर 64 तक जो भ्रूण बना है उसको किस तरीके से यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, उसके आधार पे भी कुछ प्रकार है। यदि हमने युग्मनज डिंब वाहिनी स्थानांतरण किया, मतलब हमने GIFT किया। GIFT क्या होता है, यदि जो हमने निषेचन कराया और हम इसको 8 कोशिकीय ब्लास्टोमियर के रूप में, आज 8 कोशिकीय ब्लास्टोमियर के रूप में इसको शरीर में इंजेक्ट कराना चाहते हैं, तो हम 8 कोशिकी को यहाँ कराएंगे। कहाँ पर, डिंब वाहिनी, मतलब फेलोपियन ट्यूब में कराते हैं, है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है। 8 ब्लास्टोमियर तक जो भ्रूण होता है उसको कहाँ कराया जाता है, फेलोपियन नलिका में ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि 8 की स्थिति में वो यहाँ रहता है। फिर आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो कोशिका या ब्लास्टोमियर बढ़ाता जाएगा। तो उस विधि को बोला जाता है GIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये सभी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो है आंतर गर्भाशय स्थानांतरण। यदि हम चाहते हैं या उसकी वृद्धि ज़्यादा हो गई है, मतलब 16 से लाकर 64 तक हो चुकी है ना, 16 से लाकर 64 के बीच में कोई सी भी संख्या है, इतनी ब्लास्टोमियर उसके अंदर बाहर ही बन चुकी है, तब उसका जो ट्रांसफ़र है, तब उसका जो स्थानांतरण है हम कहाँ कराते हैं, यहाँ कराते हैं यूटेरस के अंदर। तो उस स्थिति में उस प्रक्रिया को बोला जाता है इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र, IUT। मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी होने के बाद में, उसकी वृद्धि होने के बाद में, निषेचन होने के बाद में यदि 8 ब्लास्टोमियर वाली जो भ्रूण है हम उसको यहाँ इंजेक्ट कराते हैं और उसको बोला जाता है GIFT। और यदि हम यूटेरस में इसको ट्रांसफ़र करते हैं 16 से 64 के रूप में, तो उसको बोला जाता है IUT, आंतर गर्भाशय स्थानांतरण, है ना, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र। क्लियर है? ये सभी चीज़ें आप नोट करते जाइए, जो हो भी आपको लग रहा है यहाँ पर नोट करने लायक। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आगे चौथी विधि की बात करते हैं। तो युग्मक आंतर फेलोपियन स्थानांतरण, गिफ्ट, है ना, GIFT। याद रखना GIFT अलग है और ZIFT अलग है। ये हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, 8 ब्लास्टोमेर वाली कोशिका को फेलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट कराते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो फीमेल हैं, है ना, जो फीमेल हैं, ये मैं क्लीन कर देता हूँ, जो फीमेल हैं उसके शरीर में एक प्रॉब्लम है कि ये जो फिम्बरी उसका है, ये जो फिम्बरी है ना, जो फिम्बरी है ये काम नहीं कर पा रहा है। काम नहीं कर पा रहा है मतलब यहाँ से अंडा रिलीज़ तो हो रहा है, अंडा यहाँ से रिलीज़ हो रहा है, लेकिन ये उसको पकड़ नहीं पा रहा है। तो पकड़ नहीं पा रहा है तो वो इसको यहाँ नहीं पहुँचा पा रहा है, यहाँ नहीं पहुँचा पा रहा है, इसलिए निषेचन नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से अंडे को निकाल कर कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, सीधे यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये तो काम कर नहीं रहा है, तो यहाँ से सीधे यहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे युग्मक। किसका कर रहे हैं, युग्मक का कर रहे हैं, है ना, फीमेल गैमीटी। तो युग्मक आंतर फेलोपियन स्थानांतरण फेलोपियन में किया गया, किसका, युग्मक का, इसलिए इसको गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र GIFT कहा जाता है। ठीक है, और ये किस स्थिति में, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो झालर है ना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं अपन, झालर, जो फिम्बरी है, ये फिम्बरी ठीक से कार्य नहीं करने पर ऐसा किया जाता है ना। ऐसी स्थिति में जो फिम्बरी हैं वो ठीक से कार्य नहीं करती हैं, तो हम यहाँ से उस अंडे को, जो गैमीट हैं फीमेल, उसको उठाकर, है ना,
उसको यहाँ से कहाँ रखा जाता है, फेलोपियन ट्यूब में रखा जाता है ना। ये सब काम डॉक्टर्स करते हैं अगर कोई चाहता है कि ये प्रॉब्लम होने के बाद में वो संतान पैदा करना चाहते हैं तब, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब आते हैं कि पात्रे निषेचन क्या होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। तो पात्रे निषेचन पुरुषों के लिए होता है मोस्टली, जो उनका शुक्राणु है वो शरीर से निकाला जाता है, या पुरुषों में शुक्राणु कम बनते हैं या ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, शुक्राणु की जो सांद्रता वो कम होती है, तब उनके शुक्राणु को निकाला जाता है ना। निकाल कर फिर क्या होता है, उनको सांद्रित किया जाता है, मतलब ज़्यादा संख्या में उनको बनाया जाता है ना। एक पात्र में उनको लिया जाता है, उनको संभाला जाता है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में जब हो जाते हैं कि हाँ निषेचन के लिए इतने पर्याप्त हैं, तब उसको क्या होता है, यहाँ पर जो मादा है उसको गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो विधि है मोस्टली हम पशुओं में देखते हैं, पशुओं में ऐसा होता है ना। गाय और भैंस के हम इंजेक्शन लगवाते हैं, तो इसको बोला जाता है IVF या पात्रे निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये इतनी विधियां हैं। और ये जो विधि है ये कृत्रिम वीर्य सेचन की है। कृत्रिम वीर्य सेचन करके एक टॉपिक है। कृत्रिम वीर्य सेचन मतलब ये कृत्रिम तरीके से हम कर रहे हैं जिसमें मानव का हस्तक्षेप है, तो इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वीर्य सेचन, कृत्रिम वीर्य सेचन। वीर्य को इस प्रकार से सेचना, उसको संभाल के रखना क्या कहलाता है, कृत्रिम वीर्य सेचन कहलाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसको क्लीन कर दूं। ठीक है, 2 टॉपिक और हैं इसमें। एक तो हमारा है 5th या 6th जो भी नंबर था। ठीक है, कृत्रिम वीर्य सेचन, कृत्रिम वीर्य सेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसको शॉर्ट में AI भी बोला जाता है ना, AI इंसेमिनेशन। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, कृत्रिम तरीके से वीर्य को सेचित किया जाता है, लैब में सांद्रित किया जाता है, उस विधि को बोला जाता है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं परपोषी मातृत्व की, होस्ट मदर, है ना। 6 वाला जो पॉइंट है हमारा, जो भी पॉइंट है, ठीक है, परपोषी मातृत्व, परपोषी मातृत्व, होस्ट मदर, मदरिंग, होस्ट मदरिंग। ठीक है, अब इसके ऊपर एक फिल्म बनी हुई है बॉलीवुड में, है ना। पहले इसको समझ लीजिए कि ऐसी कोई माता है जिसका यूटेरस पूरी तरीके से खराब है ना, और उसके पति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब अगर माता और जो हस्बैंड और वाइफ दोनों चाहें तो किसी अन्य महिलाओं को हायर कर सकता है ना। हायर का मतलब वो जो उसके पति के जो शुक्राणु हैं, है ना, पति का जो शुक्राणु है और इसकी जो पत्नी है ना, उसकी जो वाइफ है, उसका जो शुक्राणु है और जो पत्नी है उसका जो अंडाणु है ना, अंडाणु को यहाँ से निकाल कर उसको निषेचन कराया जाता है शरीर के बाहर। और निषेचन करने के बाद क्या होता है, इसको किसी अन्य मादा के, है ना, किसी अन्य महिला के शरीर में इंजेक्ट करा दिया जाता है और वहाँ पर उस शिशु का पूरा विकास होता है और जन्म देने के बाद में वो शिशु इनका हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी महिलाओं को हम बोलते हैं परपोषी मातृत्व, मतलब किसी अन्य महिला के अंदर उसका पोषण होता है। ठीक है, और इसको 2-3 नामों से जाना जाता है, सरोगेटो माता या सरोगेट माता, इस नाम से आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है, या इसको या फिर इसको धात्री माता भी बोल सकते हैं, धात्री माता। ठीक है, इंग्लिश में इसको, इन दोनों को बोला जाता है फोस्टर मदर, फोस्टर मदर। ठीक है,
तो ऐसा भी हो सकता है इसके ऊपर बॉलीवुड में एक फिल्म बनी, उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, पर उसका हीरो सलमान खान रहता है और प्रीति जिंटा रहती है शायद। तो वो प्रीति जिंटा को हायर करते हैं, है ना, उसको जन्म देने के लिए। वो सलमान खान काफ़ी रिच फैमिली से होता है, उसके पास पैसा कौड़ी सब कुछ होता है, लेकिन उसकी जो पत्नी है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती हैं और परिवार की तरफ से प्रेशर किया जाता है। तो वो इस तरीके से इस विधि का यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, उस पर बात कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक नोट किया। चलिए अब हम बात करते हैं कि आजकल हॉस्पिटल में लिखा हुआ रहता है यहाँ लिंग परीक्षण करना कानूनन अपराध है या मना है, इस प्रकार के बोर्ड लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस बोला जाता है उस विधि को, एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, उल्बवेदन हिंदी में इसको बोला जाता है। उल्बवेदन बोला जाता है। एमनियोसेंटेसिस है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है एमनियोसेंटेसिस क्या है, ये एमनियोसेंटेसिस द्रव क्या है, तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हम पता लगा सकते हैं जन्म से पहले ही कि जो पैदा होने वाला जो बच्चा है वो नर है या मादा है। ऐसा इसलिए नहीं किया जाता है उसको चेक करने के लिए। एक्चुअली क्या होता है कि अनुवांशिक कुछ बीमारियाँ होती हैं, इनको क्या बोला जाता है, सिंड्रोम के नाम से जाता है। अनुवांशिक रूप से जैसे कोई बच्चे पैदा होते हैं जिसकी कुछ आँख नहीं होती हैं, है ना, दो पैदा हो जाते हैं, या किसी के आँखें पलकें खुल नहीं रही हैं, किसी का मुंह सीख नहीं है, कान नहीं है, तो ये होती अनुवांशिक बीमारियाँ। मतलब गुणसूत्र में कोई कमी रह जाती है किसी भी गुणसूत्र में, तो उसको बोला जाता है अनुवांशिक विकृति, है ना, अनुवांशिक बीमारियाँ। और अनुवांशिक बीमारियों को एक अलग से नाम दे रखा है सिंड्रोम, है ना, सिंड्रोम शब्द यूज़ किया जाता है, डिजीज शब्द ना यूज़ करके सिंड्रोम शब्द यूज़ किया जाता है। तो सिंड्रोम क्या होता है कि जो शिशु जब यहाँ पे पलता है ना, माँ के पेट में, तो उसके आसपास क्या होता है, एक लिक्विड भरा होता है, इसको बोला जाता है एमनियोटिक लिक्विड या फ्लूइड, एमनियोटिक लिक्विड। और इस शिशु के अंदर जो कोशिका है वही कोशिका इस लिक्विड के अंदर भी होती है। तो डॉक्टर क्या करता है, इंजेक्शन के द्वारा यहाँ से इस लिक्विड को बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद में लैब में इस पर रिसर्च किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। और रिसर्च करने के बाद में वो बता देते हैं कि इस बच्चे में कोई अनुवांशिक बीमारी तो नहीं है। ठीक है, अनुवांशिक कोई गुणसूत्र कम तो नहीं है, कोई ज़्यादा तो नहीं है, तो किस प्रकार की विकृति हो सकती है। तो इस तरीके से तो उस टेस्ट को बोला जाता है उल्बवेदन, या इंग्लिश में उसको एमनियोसेंटेसिस बोला जाता है। और उस टेस्ट में एमनियोटिक लिक्विड का टेस्ट किया जाता है जो इस भ्रूण के आसपास रहता है। इस टेस्ट से हम अनुवांशिक बीमारियों को पता लगा सकते हैं, है ना, अनुवांशिक जो कमियां हैं उसका पता लगा सकते हैं। वैसे इसका यूज़ इसी लगाने में किया जाता है। उसके बाद में हम लिंग का पता लगा सकते हैं कि वो नर है या मादा है। लेकिन क्या होता है, इसका दुरुपयोग होने लगा था, है ना। बहुत सारे माता पिता क्या करते हैं, पहले से चेक करवा लेते थे कि इसमें मेल है या फीमेल है। अगर वो फीमेल होती है, बच्ची होती है, उसको भ्रूण में ही उसको मार दिया जाता है, इसको भ्रूण हत्या बोला जाता है। तो भारत सरकार ने इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया है और ये टेस्ट अब कहीं पर भी नहीं होता। इसलिए हर हॉस्पिटल में लिखा होता है यहाँ पर लिंग का भ्रूण परीक्षण करना कानूनन अपराध है, सख्त मना है। ठीक है, तो इस पर रोक लगा दी गई है। तो ये थे हमारा पहला पार्ट। इसके बाद में हम दूसरा पार्ट लाएंगे, उसमें अनुवांशिक बीमारियों के बारे में, जनन से संबंधित कुछ बीमारियां होती हैं, जनन स्वास्थ्य संबंधित, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसमें जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं इसको आप नोट्स भी बना ले, उसकी पूरी थ्योरी उसमें है, उसको आप पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।